स्टडी विद आलोक व्यास सर पिपरिया वाले चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो एक बर्ड ज्योग्राफी का टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं हम, जिसमें यहाँ पे हम महासागरीय धाराओं को समझेंगे। इस महासागरीय धाराओं से संबंधित काफी सारे क्वेश्चन बच्चों के प्री एग्जाम में और मेंस एग्जाम में आते हैं। तो हमें यहाँ याद रखना है कि इन जलधाराओं से किस प्रकार के क्वेश्चन बन रहे हैं, कहाँ से आते हैं, मेंस में कैसे क्वेश्चन आएंगे, इन सब के बारे में हमें यहाँ पे पढ़ना है। तो यहाँ पे ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें कुछ मेंस के या कुछ हम खास टॉपिक डिस्कस करेंगे। उसमें सबसे पहले तो धाराएं क्या होती हैं या महासागरीय धाराएं क्या हैं, इनको हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमें यहाँ डिस्कस करना है कि महासागरीय नदियां क्या है, महासागरीय नदियां किसे कहते हैं। महासागरीय नदियों के पश्चात हम यहाँ देखेंगे कि प्रवाह क्या होता है, स्ट्रीम क्या होती है। ये सभी एक दूसरे से जुड़ी शब्दावलियां हैं जिनके अर्थ अलग अलग होते हैं। ग्रैंड बैंक क्या है, सारगासो सागर क्या है, इसका महत्व क्या है, प्लैंकटन घास क्या है, इसका महत्व क्या है, फॉग महासागरों में कैसे बनता है, विश्व प्रसिद्ध बरमूडा ट्रायंगल जिसकी कई सारी अफवाह भी हैं, कई सारे वैज्ञानिक तथ्य हैं, ये बरमूडा ट्रायंगल कहाँ है, यूरोप का कंबल किसे कहते हैं, गर्म जलधाराएं क्या होती हैं, ठंडी जलधाराएं क्या होती हैं, क्लोरियोसिस बल क्या होता है जो इन जलधाराओं को प्रभावित करता है। तो इन सब चीजों को हम यहाँ आज विस्तार से डिस्कस करेंगे प्री और मेंस एमपीपीएससी यूपीएससी के एग्जाम के ओरिएंटेड। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम महासागरीय धाराएं क्या होती हैं यही समझेंगे कि महासागरीय धारा है क्या। तो इसके लिए हम देखते हैं स्लाइड पे महासागरीय जलधाराएं क्या है। तो सबसे पहले हमें याद रखना है कि महासागर में जो जल है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे उत्पन्न नहीं होता, वो भरा रहता है स्थायी। लेकिन जब दाब में अंतर आता है पृथ्वी के एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र के दाब में, जहां उच्च दाब बनते हैं, निम्न दाब बनते हैं, तो वायु के प्रवाह के कारण इन जलधाराओं का प्रभाव भी बनने लगता है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि एक निश्चित दिशा में बहुत अधिक दूरी तक महासागरीय जल के एक राशि के प्रवाह को महासागरीय धारा कहते हैं। तो यहाँ हमें ये ध्यान रखना है कि जल राशि का एक बहुत बड़ा क्वांटिटी, जिसे हम बोल सकते हैं मात्रा जो बोलते हैं, एक स्थान से जब दूसरे स्थान पर वह जाती है तो उसे हम महासागरीय धारा कहते हैं। यही ये डेफिनेशन भी हमें पता चल रही है कि एक निश्चित दिशा में बहुत अधिक दूरी तक महासागरीय जल के एक राशि के प्रवाह को महासागरीय धारा कहते हैं। अब ये जो महासागरीय धाराओं की प्रवाह की मीन्स जो गति होती है वह गति बहुत कम है, औसत है, या महासागरीय जलधाराओं की गति बहुत तीव्र है, उसके अनुसार इन्हें तीन श्रेणियों में बांटा गया है: महासागरीय प्रवाह, महासागरीय धारा, महासागरीय स्ट्रीम। तो यहाँ हम देखेंगे कि महासागरीय प्रवाह क्या होता है। तो जलधारा का वेग यदि बहुत कम हो तो उसे प्रवाह कहते हैं, महासागरीय प्रवाह कहते हैं। यदि जलधारा का वेग औसत हो तो उसे महासागरीय धारा कहते हैं, और जलधारा का वेग यदि बहुत तीव्र हो तो हम उसे स्ट्रीम कहते हैं, जैसे गल्फ स्ट्रीम है। अब हम ये स्थिति जानते हैं कि कब प्रवाह बनता है, कब धारा बनता है, कब स्ट्रीम बनते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें ये याद रखना है कि प्रवाह क्या होता है। तो जब गर्म और ठंडी जल राशियां मिलती हैं तो ये विपरीत दिशा से एक दूसरे की तरफ आती हैं। तो जब ये जल राशियां विपरीत दिशा से आते हुए एक दूसरे से मिलती हैं तो ये दोनों ही जल राशियां अपना दिशा जो है बदल लेती हैं, क्योंकि इनकी एक संयुक्त जल राशि बन जाती है, जिसके कारण इनकी दिशा बदल जाती है। दिशा बदलने के साथ साथ ही ये जब दोनों जल राशियां जो विपरीत दिशा से आ रही हैं मिलती हैं, ठंडी जलधारा और गर्म जलधारा, जब ये दोनों ही मिलती हैं तो इनका वेग कम हो जाता है। तो जब जल राशि का महासागरीय धारा का वेग कम हो जाता है तो उसे कहते हैं प्रवाह। तो ये जो प्रवाह की स्थिति है ये हमेशा ध्रुवीय क्षेत्रों पे हमें देखने को मिलती है, चाहे उत्तरी ध्रुव तरफ हो या दक्षिणी ध्रुव तरफ हो, तभी हमें प्रवाह देखने को मिलेगा जब गर्म जलधारा और ठंडी जलधाराएं मिलेंगी। इसके बाद धारा क्या होता है। जब किसी महासागरीय जल राशि का वेग जो है औसत हो उसे हम धारा या करंट कहते हैं। स्ट्रीम क्या है। जब जलधारा का वेग बहुत तेज हो, मींस जब कोई ठंडी जलधारा या गर्म जलधारा
अन्य जलधाराओं और प्रवाहों से तेज गति से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है और जल राशि को ले जाती है, तो उसे स्ट्रीम कहते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण हमें मिलता है गल्फ स्ट्रीम। तो स्ट्रीम, प्रवाह, धारा और महासागरीय धारा क्या होती हैं, इसके बारे में हमने यहाँ डिस्कस किया। इसके अलावा एक चीज और मैं यहाँ बता रहा हूँ, एक शब्दावली और यूज होती है, उसे कहते हैं महासागरीय नदियां। तो ये महासागरीय नदियां क्या है? महासागरीय नदियों का मतलब होता है ये जलराशियां ही हैं। मतलब जब ठंडी जलधाराएं चलती हैं तो वो समुद्र तल के नीचे चलती हैं, और जब गर्म जलधाराएं चलती हैं तो समुद्र तल में ऊपर चलती हैं। इस स्थिति में जब ये जल राशियां बहुत बड़ी मात्रा में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो ये नदियों की तरह प्रवाहित होती हैं, इसलिए इन्हें महासागरीय महानदियां भी कहा जाता है। इसमें कंफ्यूज ना हो, ये भी एक प्रकार की धारा ही है। नेक्स्ट आगे हम देखते हैं, क्योंकि महासागरीय जलधाराओं की प्रकृति, उनके तापमान, उनके विचरण के या संचरण के स्थान के आधार पर इन्हें दो भागों में बांटा गया है, जैसे गर्म जलधारा और ठंडी जलधाराएं कहते हैं। तो आगे हम समझते हैं उसे। यहां देखें, महासागरीय जलधाराएं दो प्रकार की होती हैं, गर्म जलधारा, ठंडी जलधारा। आगे मैं आपको बताऊंगा कि गर्म जलधारा क्यों है और ठंडी जलधारा क्यों है, ये पूरा मैं आपको बताता हूं, जुड़े रहें। गर्म जलधारा का मतलब क्या होता है? क्योंकि पृथ्वी, आप सब लोगों को पता है, पृथ्वी हमारी गोल है, ग्लोब है, तो सबसे अधिक वर्ष भर जो तापमान बना रहता है वो भूमध्य रेखा या विषुवतीय रेखा पर बना होता है, जिसके कारण भूमध्य रेखा या विषुवतीय रेखा के स्थान पर जो महासागर है वहां जो जलराशि होती है उसका तापमान बढ़ जाता है। तापमान बढ़ जाने के कारण तथा पृथ्वी के पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमने के कारण विषुवतीय रेखा से जलधाराएं उत्पन्न होती हैं, जो गर्म जलधाराएं कहलाती हैं, क्योंकि यहाँ का जल गर्म हो जाता है और यहाँ निम्न तापमान उत्पन्न होता है या निम्न वायु दाब उत्पन्न होता है और उच्च तापमान उत्पन्न हो जाता है। तो उच्च तापमान और निम्न वायु दाब यहाँ पे क्षेत्र बनता है, जिसके कारण जब पृथ्वी अपना घूर्णन पश्चिम से पूर्व दिशा में करती है तो ये गर्म जलधाराएं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में, मीन्स हम कह सकते हैं 0 डिग्री अक्षांश से 5 या 10 डिग्री अक्षांश की जो क्षेत्र होता है, उन क्षेत्रों से, उन महासागरीय क्षेत्रों से ये उत्पन्न होती हैं। और ये गर्म जलधाराएं भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर गति करती हैं, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर। यही यहाँ ये डेफिनेशन भी मैंने लिखी है आप लोगों के लिए कि गर्म जलधारा विषुवतीय रेखा से उत्पन्न होने वाली जलधाराएं हैं, जो गर्म जलधाराएं कहलाती हैं। ये जलधाराएं प्राय विषुवतीय रेखा से ध्रुवों की ओर चलती हैं। इसके पश्चात ठंडी जलधाराएं देखें, तो ठंडी जलधाराएं क्या है? जिस प्रकार हम बोल रहे हैं कि वर्ष भर उष्णकटिबंधीय क्षेत्र पर या भूमध्य रेखा पर सूर्य अपना प्रकाश आरोपित करता है, जिसके कारण भूमध्य क्षेत्र या विषुवतीय क्षेत्र गर्म हो जाता है, उसी प्रकार जो ध्रुवीय क्षेत्र है उन पर वर्ष भर सूर्य का प्रकाश सीधे नहीं पड़ पाता। और हमें पता है कि हमारे जो ध्रुव हैं उन पे अत्यधिक बर्फ जमा हुआ है, जिनके कारण ध्रुवों पर उच्च दाब उत्पन्न होता है, वह निम्न तापमान उत्पन्न हो जाता है। तो इन ध्रुवीय क्षेत्रों से उत्पन्न या बहने वाली जो जलधाराएं होती हैं वो ठंडी जलधाराएं होती है। ठंडी जलधाराएं, अब ये ठंडी जलधाराएं क्योंकि ध्रुवीय क्षेत्र पर उच्च दाब उत्पन्न होता है, तो ये ठंडी जलधाराएं भूमध्य रेखा की ओर गति करती हैं। तो इस प्रकार की जो जलधाराएं होंगी जो ध्रुवों से भूमध्य रेखा की तरफ गति करेंगी, ठंडी जलधाराएं कहलाएंगी। ध्रुवों से, यहां मैंने डेफिनेशन भी लिख के रखी है आप लोगों के लिए कि ध्रुवों से उत्पन्न होने वाली जलधाराएं ठंडी होती हैं। यह जलधाराएं प्राय ध्रुवों से विषुवतीय रेखा की ओर चलती हैं, तो हमें यह समझना है। अब जब ये जलधाराएं, ठंडी जलधाराएं, गर्म जलधाराएं ये चलती हैं, तो हमारे उत्तरी गोलार्ध में इनका रोटेशन कैसा होता है और दक्षिणी गोलार्ध में इनका रोटेशन कैसा होता है, यहां हमें समझना पड़ेगा। क्योंकि आप जब भी पढ़ते हो, कोई वीडियो देखते हो, तो आप पढ़ते हो कोरियोलिस बल के कारण भाई उत्तरी गोलार्ध में जलधाराएं क्लॉकवाइज घूमती हैं, दक्षिणी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज घूमती हैं। तो उसका एक कारण है,
वो कारण आज हम समझेंगे, क्योंकि एग्जाम में सीधे आपसे कॉरियोलिस बल क्या होता है, उसके प्रभाव क्या हैं, सीधा पूछ लिया गया है कई बार। इसलिए आज हम वो कॉरियोलिस बल इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं। तो कॉरियोलिस बल देखें। कॉरियोलिस बल जो है पृथ्वी की घूर्णन या दैनिक गति के कारण उत्पन्न होने वाला एक आभासी बल है या जड़त्व बल है, जिसके कारण उत्तरी गोलार्ध में जो पवनें हैं वे अपने पथ के दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में अपने पथ के बाईं ओर मुड़ जाती हैं। इसी बल को, जिसके कारण ये पवनें उत्तरी गोलार्ध में अपने दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती हैं, उस बल को कॉरियोलिस बल कहते हैं। यह एक प्रकार का विक्षेपक बल है जो प्रत्येक वस्तु को अपनी गति से, अपने मार्ग से विक्षेपित कर देता है। इसे विक्षेपक बल भी कहते हैं। पवन की दिशा को मोड़ देता है। अब ये कर क्या रहा है तो हम देख सकते हैं कॉरियोलिस बस क्या क्या करता है। तो इसे विक्षेपक बल भी कहते हैं। पवन की दिशा को मोड़ देता है। पृथ्वी के आवर्तन से उत्पन्न होने वाले विक्षेपक बल एवं उसके प्रभावों की विवेचना सर्वप्रथम किसने की थी, हम यहां देखते हैं। तो सर्वप्रथम कॉरियोलिस नामक एक वैज्ञानिक थे, फ्रांसीसी भौतिकी। उन्होंने ही सन 1844 में इस कॉरियोलिस बल को पूर्ण रूप से जाना। इसलिए हम इस बल को कॉरियोलिस बल के नाम से ही जानते हैं। उन्हीं के नाम के आधार पर इस आभासी बल को कॉरियोलिस बल की संज्ञा प्रदान की गई। अब हम ये समझते हैं कि ये कॉरियोलिस बल कार्य कैसे कर रहा है और क्यों जो महासागरीय जलधाराएं या पवनें हैं उत्तरी गोलार्ध में क्लॉकवाइज, घड़ी की सुई की दिशा में, और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में या एंटी क्लॉकवाइज क्यों चलती है। अब हमें यहाँ आप सबको पता ही होगा कि हमारी पृथ्वी निरंतर घूमती है, जिसकी एक निश्चित गति भी होती है। और पृथ्वी की सर्वाधिक घूर्णन गति आप सबको पता है कहाँ होती है। तो पृथ्वी की सर्वाधिक घूर्णन गति जो है भूमध्य रेखा पर होती है। और सबसे कम गति कहाँ होती है, तो ध्रुवों की ओर यह गति कुछ कम हो जाती है। ये हम देखते हैं। तो जब भी कोई व्यक्ति भूमध्य रेखा पर स्थित रहेगा और वह आकाश मार्ग में, मींस ध्रुवों की तरफ आकाश मार्ग से किसी चीज को प्रक्षेपित करेगा। मान के चलिए हम भूमध्य रेखा पर खड़े हैं उत्तरी ध्रुव की तरफ मुंह करके, और किसी चीज को हम हवा में फेंकते हैं ध्रुवों की ओर। तो पृथ्वी, क्योंकि पृथ्वी अपनी गति कर रही है किस साइड, पश्चिम से पूर्व की तरफ, इस कारण वह जो वस्तु है अपनी गति व स्थिति बनाए रखेगी। लेकिन क्योंकि वह वस्तु जो है हवा में है और पृथ्वी उतने समय में आगे बढ़ जाएगी, इसलिए जब भी वह वस्तु हम ध्रुवों की तरफ फेंकेंगे तो वह वस्तु अपनी निश्चित स्थिति या निश्चित स्थान पर ना जाकर बाईं ओर मुड़ जाएगी। ये हो गया उत्तरी ध्रुव के क्षेत्र में। वहीं यदि उत्तरी गोलार्ध में हम ध्रुवों पर खड़े रहेंगे तो उस स्थिति में भी यदि आप ध्रुवों से किसी वस्तु को भूमध्य रेखा की तरफ यदि प्रक्षेपित करते हैं तो वह वस्तु भी भूमध्य रेखा पर जो है अपने निश्चित स्थान पर ना आकर ध्रुवों पर, यदि भूमध्य रेखा की ओर आप खड़े हैं मुंह करके ध्रुवों से, तो वह आपकी दाईं ओर मुड़ेगी। ये एक कॉरियोलिस बल का प्रभाव है। इसी तरीके से दक्षिणी गोलार्ध में जब आप भूमध्य रेखा पर स्थित होंगे और ध्रुवों की तरफ कोई वस्तु आप प्रक्षेपित करेंगे, कुछ चीज लॉन्च करेंगे, तो वह आपकी हाथ की दिशा के बाईं ओर या आपके बाएं हाथ की तरफ वह वस्तु मुड़ जाएगी। सेम कंडीशन दक्षिणी गोलार्ध में ध्रुवों पर होगी। जब आप दक्षिणी गोलार्ध में ध्रुव पर रहेंगे और किसी वस्तु को भूमध्य रेखा की ओर प्रक्षेपित करेंगे तो वह वस्तु जो है आपके बाएं हाथ की तरफ कुछ मुड़ जाएगी। इसी बल को या इसी फैक्ट को हम कॉरियोलिस बल कहते हैं। ठीक है, आगे आपको कॉरियोलिस बल समझ में आया। आगे हम डिस्कस करते हैं, हमारे टॉपिक पे आते हैं महासागरीय धाराओं पे। और अब देखते हैं कि महासागरीय धाराएं कितने प्रकार की होती हैं और किन किन क्षेत्रों में महासागरीय धाराएं खास है। तो यहां देखें, सबसे पहले हम भारत, हमारा जिस महासागर के किनारे पर स्थित है हिंद महासागर, उसे हम डिस्कस करेंगे। मोस्टली मैंने देखा है कि दक्षिणी हिंद महासागर की जलधाराएं तो बच्चे पढ़ लेते हैं, लेकिन उत्तरी हिंद महासागर की जलधाराएं बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं, थोड़ी सी पेचीदा होती हैं इसलिए।
लेकिन ये अति महत्वपूर्ण होती हैं क्योंकि हमारी जो वर्षा है, जलवायु है, ये मानसूनी धाराओं पर टिकी हुई है, मानसून पर टिकी हुई है। और हमारा जो देश है, भारत है, वो हिंद महासागर के उत्तरी क्षेत्र में स्थित है। तो यहाँ हम स्थिति देख सकते हैं, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर। तो यहाँ पे तीनों जो बड़े महासागर हैं हमारे, ये तीनों ही को हम दो भागों में विभाजित करते हैं, क्योंकि पृथ्वी का एक ग्लोब है जिसमें हमने एक काल्पनिक रेखा, भूमध्य रेखा मानी है, जिससे पृथ्वी को हमने दो भागों में विभाजित कर दिया गया है, उत्तरी गोलार्ध व दक्षिणी गोलार्ध। तो भूमध्य रेखा के दक्षिणी तरफ जो महासागरों के हिस्से हैं उन्हें हम दक्षिणी महासागर कहेंगे, जैसे दक्षिणी हिंद महासागर, दक्षिणी अटलांटिक महासागर, दक्षिणी प्रशांत महासागर। और उत्तरी गोलार्ध में जो महासागरों के हिस्से हैं उन्हें हम उत्तरी बोलेंगे, उत्तरी प्रशांत महासागर, उत्तरी अटलांटिक महासागर, उत्तरी हिंद महासागर। तो यहाँ मैं जो वीडियो मैं आपको बता रहा हूं उसमें मैंने गर्म जल धाराओं को लाल रंग से और ठंडी जल धाराओं को नीले रंग से प्रदर्शित किया है, ताकि आप अच्छे से समझ सकें। इसके अलावा सबसे पहले जब हम हिंद महासागर की जलधाराएं डिस्कस करेंगे तो एनसीईआरटी के ऑफिशियल मैप का मैं यहाँ यूज करूंगा, ताकि बच्चे स्वयं भी वह बना सकें, क्योंकि वहां भाई एनिमेटेड आपको मैप्स नहीं मिल रहे। जब आप आंसर राइटिंग करेंगे मेंस में, तो आपको स्वयं को ही वो मैप बनाने हैं, इसलिए हमें अभी से ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आगे देखते हैं, उत्तरी हिंद महासागर की जलधाराएं। तो सबसे पहले आप देखें कि उत्तरी हिंद महासागर की जलधाराओं से पहले कि हिंद महासागर है क्या, क्या स्थिति है, क्यों इसे अर्ध महासागर भी कहा जाता है, क्योंकि बाकी सब जितने भी आप महासागर देख रहे हैं, ये सभी महासागर जो हैं उत्तर में भी फैले हुए हैं और दक्षिण में भी फैले हुए हैं, उत्तरी गोलार्ध में भी हैं और दक्षिणी गोलार्ध में हैं। जैसे आप देखें, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर। वहीं जब आप देख रहे हैं कि हिंद महासागर है, तो हिंद महासागर का विस्तार उत्तर में उतना अधिक नहीं है, क्योंकि वो उत्तर में स्थल से घिरा हुआ है। तो आप देखें, उत्तर में पूर्णतः स्थल से घिरा केवल अर्ध महासागर होने के कारण हिंद महासागर में धाराओं के संचरण की विशेषताएं अटलांटिक और प्रशांत महासागरों से भिन्न है। मतलब हिंद महासागर में ग्रीष्म ऋतु में महासागर की धाराओं की दिशा कुछ और होगी और शीत ऋतु में कुछ और होगी, जबकि अन्य महासागरों में कुछ भिन्न होगी। तो ये अलग व्यवहार दर्शाता है। हिंद महासागर के उत्तरी भाग की धाराएं सामान्य प्रवाह तंत्र से बिल्कुल अलग हैं, क्योंकि मानसूनी मौसमी व्यवस्था के अनुसार धाराएं भी एक मौसम से दूसरे मौसम में अपनी दिशाएं बदलती रहती हैं। इस महासागर में पवन का प्रभाव अधिक स्पष्ट हम देख सकते हैं कि मानसूनी पवन का प्रभाव है, व्यापारिक पवन का प्रभाव है, उत्तर पूर्वी मानसूनी हवाएं हैं, दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाएं हैं। तो यही यहाँ पे बताई जा रही हैं और यही हमें डिस्कस करना है। देखते हैं, तो उत्तरी हिंद महासागर की जलधाराओं से ही प्रारंभ करते हैं। आप देखें, उत्तरी हिंद महासागर की जलधारा। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे उत्तरी हिंद महासागर की। आप मैप को जरा ध्यान से देखें, गौर से देखें कि मैप में क्या दिख रहा है आपको। तो जब आप मैप में देखेंगे यहाँ, तो आपको पता चलेगा कि ये जो जलधाराएं हैं, आप देखेंगे कि दक्षिणी हिंद महासागर में तो संपूर्ण सर्किल आपका बन रहा है, लेकिन उत्तरी हिंद महासागर में ये सर्किल आपका नहीं बन पा रहा है। तो उत्तरी हिंद महासागर में हो क्या रहा है कि यहाँ पे शीत ऋतु में, ध्यान से सुनिएगा, शीत ऋतु में मींस ठंड के समय उत्तर पूर्वी मानसून आता है। उत्तर पूर्वी मानसून आता है आपका, जो बंगाल की खाड़ी से ऊपर से आता है ना, बंगाल की खाड़ी से ऊपर से आता है और इसके पश्चात ये दक्षिणी चीन के हिस्से से आता है। तब जब ये जब मानसूनी हवाएं उत्तर पश्चिम से आती हैं, तो ये शुष्क होती हैं, तो ये बंगाल की खाड़ी से कुछ आर्द्रता ग्रहण करती हैं और हमारे यहाँ वर्षा कराती हैं, जिसे हम लौटते मानसून की वर्षा भी कहते हैं या उत्तर पूर्वी मानसूनी वर्षा कहते हैं। जब ये लौटती हुई पवनें वर्षा कराती हैं, तो उसके कारण हमारे भारत में शीत लहर आ जाती है, जिसे मावठ भी कहते हैं।
और कई बार जनवरी फरवरी में दिसंबर में इसके कारण बारिश भी होती है। तो वहीं से हम चालू करते हैं उत्तर पूर्वी मानसून धाराएं। इससे आप नोट्स भी आपके लिख सकते हो। उत्तर पूर्वी मानसूनी धाराएं, यह धारा भूमध्य रेखा के उत्तर में बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में चलती है। शीतकाल में उत्तर पूर्वी मानसून पवनें स्थल से जल की ओर बहती हैं। ये देखें, शीतकाल में स्थल से जल की ओर। इन पवनों के प्रभाव से हिंद महासागर में सोमाली और अंडमान द्वीपों के मध्य उत्तर पूर्वी गर्म जलधाराएं उत्पन्न होती हैं। यहां सोमाली की जगह सुमात्रा याद रखना, ये सुमात्रा है। सुमात्रा और अंडमान द्वीपों के मध्य जो है उत्तरी पूर्वी गर्म जलधाराएं उत्पन्न होती हैं और ये चलने लगती हैं। आप मैप में देख सकते हैं, अब वहां में जो ये देखिए म्यांमार से सटके चल रही हैं, ये सुमात्रा इंडोनेशिया का और अंडमान के बीच से ये पवनें चल रही हैं। नेक्स्ट आप देखें दक्षिण पश्चिमी मानसून धाराएं, जिसके कारण हमारे यहाँ जलवायु परिवर्तन होता है। मानसून हमारे भारत की वर्षा इसी पे निर्भर करती है। दक्षिण पश्चिमी मानसून धाराएं देखें ग्रीष्म ऋतु में, मींस गर्मी के ऋतु में। अभी उत्तर पूर्वी मानसून धाराएं मैंने शीत ऋतु में बताया, ये है ग्रीष्म ऋतु में, गर्मी के समय। ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी गोलार्ध में मानसूनी पवनों की दिशा दक्षिण पश्चिम में परिवर्तित हो जाती है। दक्षिण पश्चिम में परिवर्तित हो जाती है। इससे पूरी धारा का क्रम जो है बदल जाता है। यह धारा अपनी अनेक छोटी छोटी उपधाराओं के साथ बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में घुसती है, जिससे शीत ऋतु की धारा मुड़ जाती है। मतलब जब दूसरे क्षेत्रों में महासागर के धाराओं की दिशा अलग है, उस समय दक्षिण पश्चिम मानसूनी धारा के कारण हमारे यहाँ की जो शीत ऋतु की धारा है वो पूर्णतः पलट जाती है। ये एक खास फैक्ट बनता है। इसलिए उत्तरी हिंद महासागर की जल धाराएं जो हैं उत्तरी अटलांटिक महासागर और उत्तरी प्रशांत महासागर की जल धाराओं से भिन्न है। तो यहां हमें यह चीज याद रखना है। आगे देखें, ये मैप में आपको मैं बता रहा हूं। एक प्रति विषुवत जलधारा भी मैं आपको बताऊंगा, जो कई बार बच्चे नहीं पढ़ पाते या उन्हें टीचर्स नहीं पढ़ा पाते। तो प्रति विषुवत जलधारा भी एक इंपॉर्टेंट है और ये थोड़ा सा कंफ्यूजन करने वाला क्वेश्चन बना देती हैं और बच्चे प्रति विषुवत जलधाराओं को नहीं समझ पाते, और ये भी उत्पन्न होती हैं और हमेशा उत्पन्न होती हैं। तो हम यहाँ दक्षिणी हिंद महासागर की जलधाराओं के बारे में डिस्कस करेंगे और कैसे उत्पन्न होंगी। तो क्योंकि मैंने आपको बताया कि जलधाराएं जो है, जलधाराओं की दिशा उत्तरी गोलार्ध में क्लॉकवाइज रहेगी और दक्षिणी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज रहेगी। तो हम दक्षिणी हिंद, अभी हमने उत्तरी हिंद महासागर की जलधाराएं पढ़ी, अब हम दक्षिणी हिंद महासागर की जलधाराओं को मैप से समझेंगे। तो यहां हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो दक्षिण विषुवत जलधारा, क्योंकि जलधाराओं की जो दिशा है, पृथ्वी की घूर्णन की दिशा पश्चिम से पूर्व है, लेकिन जलधाराओं की दिशा जो है भूमध्य रेखा पर यह पूर्व से पश्चिम की ओर रहती है। ये हमें याद रखना है। कभी भी भूमध्य रेखा पर जलधाराओं की जो दिशा है पूर्व से पश्चिम की ओर रहेगी। उसी दिशा में हम पहली जो धारा देखते हैं दक्षिणी हिंद महासागर की, तो दक्षिण विषुवत जलधारा कहते हैं। जब यह दक्षिण विषुवत जलधारा पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ती है तो यह अफ्रीका महाद्वीप के तटों से टकराती है और मोजाम्बिक जो तट है, इस मोजाम्बिक तट से टकराती है, और यहाँ पर यह जो जलधारा है मोजाम्बिक जलधारा कहलाती है। क्योंकि यह भूमध्य रेखा से उत्पन्न होने वाली जलधारा है, दक्षिण विषुवत जलधारा, तो यह किस प्रकार की जलधारा होगी? गर्म जलधारा होगी। इसे मैंने लाल रंग से बताया है। दक्षिण विषुवत जलधारा जब एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में है, एंटी क्लॉकवाइज जब चलती है तो ये आगे पूर्व से पश्चिम की ओर दक्षिण अफ्रीका के तट से टकराती है। दक्षिण अफ्रीका के तट से यह जब टकराती है, क्योंकि यह क्यों ऊपर क्यों नहीं बढ़ी, नीचे की तरफ क्यों गई? तो मैंने बताया आपको कि दक्षिणी गोलार्ध में हो या उत्तरी गोलार्ध में है, जो भी गर्म जलधारा होगी वो ध्रुवों की तरफ बढ़ेगी और ध्रुवों की ठंडी जलधाराएं भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ेगी। तो यह गर्म जलधारा है, इसलिए यह ध्रुवों की तरफ बढ़ रही। तो दक्षिण विषुवत जलधारा
सबसे पहले मोजाम्बिक तट से टकराती है। मोजाम्बिक तट से टकराकर यह आगे बढ़ती है ध्रुवों की ओर, और आगे जाके एक द्वीप है मेडागास्कर। मेडागास्कर के इधर आकर यह दक्षिण विषुवीय जलधारा दो भागों में बढ़ जाती है। एक होती है मोजाम्बिक जलधारा, एक हो जाती है मेडागास्कर जलधारा। ये दोनों ही जलधाराओं की जो गति है वह कुछ धीमी हो जाती है, और आगे जाके ये दोनों ही जलधाराएं, मोजाम्बिक जलधारा और मेडागास्कर जलधाराएं, आपस में मिल जाती हैं दक्षिण अफ्रीका के तट के पास। दक्षिण अफ्रीका के तट के पास जाकर यह जलधाराएं एक नई जलधारा का निर्माण करती हैं, जिसे अगुलहास जलधारा कहते हैं। अगुलहास जलधारा, अगुलहास जलधारा जब आगे बढ़ती है तो ध्रुवों से आने वाली दक्षिण अटलांटिक या दक्षिण अंटार्कटिका जलधारा, जिसे हम कहते हैं दक्षिण अटलांटिक जलधारा, इससे मिलती है। और जैसे ही अगुलहास जलधारा से दक्षिण अटलांटिक जलधारा मिलती है, इन दोनों ही जलधाराओं के मिलने से जलधारा की जो गति है वो धीमी हो जाती है, और यह जलधारा अपनी पूर्व की ओर बढ़ने लगती है। और जब यह जलधारा पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ती है, अगुलहास जलधारा, तो यह कहलाती है दक्षिणी हिंद प्रवाह। अब मैंने आपको पहले ही बताया कि जो प्रवाह होता है वो प्रवाह क्यों, इसे हम धारा क्यों नहीं कह रहे हैं? इसे हम धारा इसलिए नहीं कह रहे हैं क्योंकि प्रवाह का मतलब होता है जल का धीमा हो जाना, जल का धीमा हो जाना, धारा से कम। तो यहाँ जल की जो स्पीड है, यहाँ जो धाराओं की गति है, क्योंकि ठंडी और गर्म जल धाराएं मिल चुकी हैं तो उनकी स्पीड कुछ कम हो जाती है, इसलिए इसे प्रवाह कहते हैं। तो आगे जब अगुलहास जलधारा मिलती है तो इसे दक्षिणी हिंद प्रवाह कहते हैं। दक्षिणी हिंद प्रवाह के पश्चात ये ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट से टकराती है। अब जो दक्षिणी हिंद प्रवाह है ये किस प्रकार की होगी, क्योंकि यहाँ जो गर्म जलधाराएं थी, अगुलहास जलधारा, ये ठंडी जलधारा से मिल गई है और भूमध्य रेखा से भी ये दूर हो गई है, तो अब इसका तापमान जो है कम हो जाएगा और ये ठंडी जलधारा से मिलने के कारण ठंडी हो जाएगी। तो दक्षिणी हिंद प्रवाह जो है ठंडी जलधारा है, इसे हमने नीले रंग से बताया। आगे दक्षिणी हिंद प्रवाह जो है, क्योंकि अब ठंडी जलधारा बन गई है तो अब ये पुनः भूमध्य रेखा की तरफ जाएगी, क्योंकि उच्च दाब वाली हो गई है। जब ये भूमध्य रेखा की तरफ जाती है तो ये ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट से टकराती है। जब ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट से टकराती है तो यह पश्चिम ऑस्ट्रेलियाई जलधारा कहलाती है। अब हमें यहाँ एक बात और महत्वपूर्ण समझनी है कि विश्व के जितने भी आप मरुस्थल देखोगे, ये सभी मरुस्थल जो हैं ठंडी जलधाराओं के तट पर स्थित है। क्यों? क्योंकि ठंडी जलधाराएं जो हैं शुष्क नहीं होती, ठंडी जलधाराओं के कारण वर्षा नहीं होती। ठंडी जलधाराएं जो है उच्च वायु दाब वाली होती हैं, जिनके कारण उन तटों पर वर्षा नहीं हो पाती। तो ऑस्ट्रेलिया के जितने भी सिप्सन, गिब्सन, विक्टोरिया जो मरुस्थल हैं वो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में इन्हीं पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई ठंडी जलधारा के किनारे स्थित हैं। तो इसी प्रकार अफ्रीका में भी आप देखेंगे, इसी प्रकार आप दक्षिण अमेरिका में देखेंगे, जितनी भी ठंडी जलधाराओं के किनारे तट है या देश है वहां मरुस्थल ही होंगे। क्यों? क्योंकि इसके तट पर वर्षा नहीं होगी, क्योंकि ठंडी जलधाराएं उच्च दाब वाली होती हैं। आगे हम चलते हैं, पश्चिम ऑस्ट्रेलियाई जलधारा, यह ठंडी जलधारा पुनः दक्षिण विषुवीय जलधारा से मिल जाती है और यह सर्किल कंप्लीट हो जाता है। आगे हम देखते हैं दक्षिणी हिंद महासागर की जलधाराओं के बारे में कुछ और जानकारी। फर्स्ट यहाँ प्रति विषुवत रेखीय जलधारा, मैंने बताया प्रति विषुवत रेखीय जलधारा ये कहाँ है, तो जब दक्षिणी विषुवत जलधारा नीचे की तरफ आती है, उत्तर विषुवत जलधारा उत्तर की तरफ जाती है, तो इन दोनों ही विषुवत जलधाराओं के मध्य जल राशि के बटने के कारण एक नई जलधारा बन जाती है, जिसे प्रति विषुवत जलधारा कहते हैं। और इस जलधारा की जो दिशा होती है वो पश्चिम से पूर्व की तरफ होती है, ये अति महत्वपूर्ण है, इसीलिए इसे प्रति विषुवत जलधारा कह रहे हैं, क्योंकि इसकी जो दिशा है वो पश्चिम से पूर्व की ओर है। यहां हम देखते हैं प्रति विषुवत रेखीय धारा, इस धारा का जन्म दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पगनों के प्रभाव से होता है, जो ऑस्ट्रेलिया में पश्चिम में पूर्व की ओर चलती है।
यह धारा मेडागास्कर तट पर दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। शीत ऋतु में उत्तरी विषुवीय धारा और दक्षिण विषुवीय धारा पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है और दोनों विषुवीय धाराओं के बीच एक विरुद्ध विषुवीय धारा पश्चिम से पूर्व की ओर यानी जंजीबार से सुमात्रा की ओर बहती है, जिसे प्रति विषुवीय रेखीय धारा कहते हैं। ये हमने समझा। आगे देखें मोजाम्बिक धारा। दक्षिणी विषुवीय धारा से मोजाम्बिक धारा का जन्म होता है, जो पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। अफ्रीका के मोजाम्बिक तट के समीप यह धारा दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। मोजाम्बिक के मुहाने से होकर बहने वाली इस धारा को गर्म मोजाम्बिक धारा भी हम कहते हैं। आगे देखें अगुलहास धारा। जब मोजाम्बिक धारा उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती है तथा दक्षिणी विषुवीय धारा की उपशाखा से मिल जाती है, तो यह मेडागास्कर के तट से लगकर बहती है। इस संगम के बाद इसे हम क्या कहते हैं? अगुलहास जलधारा, जो भी गर्म जलधारा। यह गर्म जलधारा है। यह धारा अफ्रीका के पूर्वी तट से लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर बहती है। दक्षिण हिंद महासागर की धारा में नेक्स्ट हम देखें दक्षिण हिंद महासागर की धारा, जिसे हम दक्षिण हिंद प्रवाह बोल रहे हैं। दक्षिण हिंद महासागर की धारा एक ठंडी जलधारा है, जो अगुलहास धारा का ही विस्तार है। यह पछुआ पवन द्वारा प्रेरित प्रवाह में मिलकर दक्षिणी हिंद प्रवाह या धारा के नाम से पूर्व की ओर बहने लगती है। ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पश्चिम किनारे के समीप इसकी एक शाखा उत्तर की ओर मुड़कर ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट से लगकर उत्तर की ओर बहने लगती है, जिसे पश्चिम ऑस्ट्रेलिया धारा कहते हैं। यह भी ठंडी जलधारा है और आखिर में यह दक्षिणी विषुवीय धारा से मिलकर धाराओं के चक्र को पूरा करती है। नेक्स्ट हम आगे देखते हैं। यदि प्री एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना हो तो सीधे ही हम याद कर सकते हैं हिंद महासागर की जलधाराएं। गर्म जलधारा में आपको उत्तर विषुवीय रेखीय जलधारा, दक्षिण विषुवीय रेखीय जलधारा, मोजाम्बिक जलधारा, मेडागास्कर जलधारा, अगुलहास जलधारा, ये प्रमुख है हिंद महासागर की गर्म जलधाराओं में। इसी प्रकार हिंद महासागर की ठंडी जलधाराएं देखें तो दक्षिणी हिंद प्रवाह और पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई की जलधारा, पश्चिम ऑस्ट्रेलिया की जलधारा, ये दो महत्वपूर्ण ठंडी जलधारा। तो इस प्रकार हमने हिंद महासागर की जलधाराओं को पढ़ा। नेक्स्ट हम आगे देखते हैं अटलांटिक महासागर की जलधाराएं। तो यहाँ अटलांटिक महासागर देखें, इसका काफी विस्तार है और आकार की दृष्टि से ये विश्व का या संसार का दूसरा बड़ा महासागर है। इसे हम दो भागों में पढ़ेंगे, उत्तरी अटलांटिक महासागर की धाराएं और दक्षिणी अटलांटिक महासागर की जलधाराएं। तो सबसे पहले हम उत्तरी अटलांटिक महासागर की जलधाराओं को पढ़ते हैं। तो हम भूमध्य रेखा से ही इसे प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले उत्तरी अटलांटिक महासागर में उत्तर विषुवीय जलधारा चलती है। उत्तर विषुवीय जलधारा, इसकी दिशा भी भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर होगी, तो यह गर्म जलधारा होगी और उत्तर में है इसलिए यह क्लॉकवाइज चलेगी। तो उत्तर विषुवीय जलधारा जब आगे बढ़ती है तो आगे बढ़कर यह उत्तरी अमेरिका के तटों पर लगती है, जिसे हम मैक्सिको की खाड़ी कहते हैं। इसी मैक्सिको की खाड़ी के नजदीक ही एक तट है, एक शहर है फ्लोरिडा। तो ये जलधारा आगे फ्लोरिडा के तट पर प्रवेश करती है, मैक्सिको की खाड़ी बनाती है और इस जलधारा को कहते हैं फ्लोरिडा जलधारा। आगे यही धारा दो भागों में विभक्त होती है, जिसे कहते हैं एंटलीज जलधारा, जो एंटलीज तट पे लगती है। आगे जाके फ्लोरिडा जलधारा व एंटलीज जलधारा पुनः दोनों ही गर्म जलधाराएं मिल जाती हैं और यहाँ के तट के बनावट के कारण और जमीनी विस्तार के कारण ये दोनों ही जलधाराएं जब मिलती हैं तो गल्फ स्ट्रीम जलधारा का निर्माण करती हैं, जिसकी गति अत्यधिक तीव्र होती है, इसीलिए इस जलधारा को स्ट्रीम कहते हैं, गल्फ स्ट्रीम। यह कनाडा के तट से होकर बहती है। जब गल्फ स्ट्रीम आगे बढ़ती है तो ध्रुवों की ओर से एक ठंडी जलधारा प्रवाहित होती है और भूमध्य रेखा की तरफ आती है, जिसे लैब्राडोर जलधारा कहते हैं। जब गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा और लैब्राडोर ठंडी जलधारा दोनों ही मिलती हैं तो महासागरी फॉग का निर्माण होता है, महासागरी कोहरे का निर्माण होता है। क्योंकि हम देखते हैं जब भी ठंडा और गर्म मिलाएंगे तो एकदम से फॉग का निर्माण होगा। तो जब ये जलधाराएं मिलती हैं
लेब्राडोर ठंडी जलधारा और गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा, तो महासागरों में फॉग का निर्माण होता है। तो फॉग का निर्माण हो रहा है तो क्या खास है? तो फॉग का निर्माण होता है तथा यहाँ पे एक विशेष प्रकार की घास पैदा होती है जिसे प्लैंकटन कहते हैं। यह प्लैंकटन घास जो है इसे मछलियों का खास भोजन माना जाता है, जिसके कारण यहाँ बहुत बड़ी जलीय मछलियों के समूह आते हैं। जब यह जलीय मछलियों के समूह यहाँ उत्तरी अमेरिका के तट पर आते हैं तो यहाँ मत्स्य का व्यापार अत्यधिक होता है। तो यहाँ एक छोटा सा गांव था जो एक फ्रांसीसी गांव भी रहा है, जिसे ग्रैंड बैंक कहते हैं हम वर्तमान समय में। यह विश्व के समृद्ध मत्स्य उत्पादन क्षेत्रों में से एक है। तो यहाँ प्लैंकटन घास होती है और दोनों जलधाराएं मिलती हैं, इसलिए ये मत्स्य समृद्ध देश है या क्षेत्र है, और इसे ही हम मत्स्य उत्पादन का ग्रैंड बैंक भी कहते हैं। इसी प्रकार की सेम स्थिति हमें दक्षिण अमेरिका में भी मिलेगी। आगे चलते हैं। जब गल्फ स्ट्रीम और लेब्राडोर जलधाराएं मिलती हैं तो ये दोनों की ही दिशा जो है परिवर्तित होती है और आगे ग्रीनलैंड से लगने के कारण यह जलधारा मुड़ जाती हैं और उत्तर अटलांटिक प्रवाह के रूप में बन जाती हैं। और उत्तर अटलांटिक प्रवाह जो है एक गर्म जलधारा है। उत्तर अटलांटिक प्रवाह जो है एक गर्म जलधारा है जो पुनः दो गर्म जलधाराओं में विभक्त होती है। एक होती है इरमिंजर जलधारा और एक रेनिन जलधारा। यहां मैं थोड़ा सा पीछे जाता हूं और एक चीज आपको और बताता हूं कि ये जो गल्फ स्ट्रीम है, गल्फ स्ट्रीम से ही ये इरमिंजर जलधारा, रेनिन जलधारा आगे जाके उत्पन्न होती हैं। इसलिए इस गल्फ स्ट्रीम को हम उत्तरी अमेरिका और यूरोप का कंबल भी कहते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि किस जलधारा को यूरोप का कंबल कहते हैं। तो इस गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा को हम यूरोप का कंबल भी कहते हैं, क्योंकि आगे जाके उत्तरी अटलांटिक प्रवाह जलधारा से इरमिंजर जलधारा जो नॉर्वे, फिनलैंड की तरफ, ध्रुवों की तरफ चली जाती है, और दूसरी रेनिन जलधारा जो है यूरोप में प्रवेश कर जाती है। इस इरमिंजर जलधारा के सहारे ही नॉर्वे, फिनलैंड जैसे ध्रुवीय देशों के जहाज जो हैं इस गर्म जलधारा के सहारे ही अटलांटिक महासागर में प्रवेश कर पाते हैं। तो ये एक प्रकार की उनकी जीवन रेखा हो जाती है। दूसरी रेनिन जलधारा, रेनिन जलधारा पुनः यूरोप के तटों से टकराकर आगे बढ़ती है और यहाँ पर यह एक ठंडी जलधारा का रूप ग्रहण कर लेती है, जिसे कनारी जलधारा हम कहते हैं। तो आगे जाके कनारी जलधारा अफ्रीका के तटों से लगकर बहती है, और कनारी जलधारा क्योंकि ठंडी जलधारा है तो इसकी जो दिशा है वह ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर होती है। आगे इस प्रकार ये पूरा सर्किल जो है उत्तर अटलांटिक महासागर की जलधाराओं का पूरा होता है। अब यहाँ मैंने आपको देखिए ये सारगासो सागर की स्थिति बताई है। जो सारगासो सागर है इसकी एग्जैक्ट स्थिति जो है आपकी उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका के बीच की स्थिति पे है। और ये सारगासो सागर इतना महत्वपूर्ण क्यों है, तो आप नेक्स्ट उसमें मैं आपको बताता हूं कि सारगासो सागर है क्या आखिर। यहां देखें तो सारगासो सागर की एग्जैक्ट स्थिति है यूनाइटेड स्टेट के बाजू में। तो सारगासो सागर एक शांत जल का प्रवाह है या शांत जल का स्थान है, क्योंकि पहले के समय में जो जहाज चलते थे वे जहाज जो है व्यापारिक पवनों और पछुआ पवनों के सहारे चलते थे, क्योंकि उनमें बड़ी बड़ी जो है कनात लगी हुई होती थी जिनमें हवा का प्रवेश होता था और हवा के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग वो जहाज चले जाते थे। इसके अलावा जब उत्तरी अटलांटिक महासागर में कोई जहाज जाता था तो उसकी दूसरी सबसे बड़ी समस्या ये होती थी कि यदि हवाएं बंद हो जाएंगी तो उतना बड़ा जो जहाज है वो आगे कैसे बढ़ेगा। दूसरा, समुद्र के जल में किसी भी प्रकार की रुकावट नहीं होनी चाहिए। अब ये जो सारगासो सागर जिसे हम बोल रहे हैं, तो सारगैसो जो है ये सारगम नाम से बना हुआ है। ये एक पुर्तगाली भाषा है सारगासम। तो सारगासम जो है पुर्तगाली भाषा है। तो ये जो क्षेत्र है यहाँ जल स्थिर रहता है और यहाँ एक विशेष प्रकार की जलीय घास होती है जो आकार में काफी बड़ी होती है, जलीय घास जिसे सारगासम कहते हैं। तो क्योंकि ये देखिए मैंने यहाँ इमेज भी लगा के रखी है सारगैसो की, ये घास है सारगैसो या सारगैसम जो मिलती है, तो ये एक बहुत बड़े क्षेत्र में फैली हुई है। तो ये जो सारगैसो घास है इसका सबसे पहले यदि विवरण इतिहास में कहीं मिलता है
तो कोलंबस की डायरी में मिलता है। कोलंबस ने सर्वप्रथम इस सारगैसों की चर्चा की है और वह अपनी डायरी में ये लिखता है सारगैसों के बारे में कि सारगैसों जो है एक जलीय जीव की तरह है, जो क्या करता है, वो उसके नाविक बात कर रहे हैं कि हम आगे नहीं बढ़ेंगे अटलांटिक महासागर में, कि सारगैसो घास एक जलीय जीव है और वो हमारे जहाजों को पकड़ लेगी। हम ये मान सकते हैं कि वो शांत जल में उत्पन्न होने वाली घास है, जिसमें क्या है, समुद्री जहाज फंस जाते हैं। समुद्री जहाजों के फंस जाने के कारण वो आगे नहीं बढ़ पाते। इसलिए वर्तमान समय में भी यहाँ पे कोशिश की जाती है कि जो भी शिप चलेंगे वो इस सारगैसो सागर के दूसरी तरफ से चले जाएं। इसके अलावा सारगैसो सागर और महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि सारगैसो सागर जो है जैव विविधता स्पॉट है। यहाँ जल शांत रहता है, तो कई सारी जलीय प्रजातियां जो हैं इस सारगैसो सागर में उत्पन्न होती है। तो ये है इसका खास महत्वपूर्ण। तो मैं पढ़ता हूं कि सारगैसो सागर क्या है, आपको बताता हूं। सारगैसो समुद्र का एक ऐसा अनोखा भाग है जो विश्व में मात्र इसी जगह पर स्थित है। यहाँ पर स्थित समुद्री जल में बड़े आकार की समुद्री घास पाई जाती है। यह घास बिना किसी सतह या जमीन के उगी है। सारगैसो पुर्तगाली भाषा के सारगैसम शब्द से आया है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है बड़ी आकार की समुद्री घास, सारगैसो। और सारगैसो सागर की ये जो स्थिति है, सबसे पहले एक स्पेनिश नाविक के द्वारा ढूंढी गई थी, लेकिन सारगैसो जो शब्द है एक पुर्तगाली शब्द है, ये आप सबको याद रखना है। नेक्स्ट आप आगे देखें, सारगैसो सागर के साथ ही, क्योंकि अभी हम उत्तरी अटलांटिक महासागर को पढ़ रहे हैं, फेमस बरमूडा ट्रायंगल भी मुझे आपको बताना है। तो बरमूडा ट्रायंगल की स्थिति कहाँ है, तो आप फोटो में देख सकते हैं। तो ये जिसे हम मैक्सिको की खाड़ी कहते हैं, फ्लोरिडा कहते हैं, उससे लगा हुआ है। इसके पूर्व में जो है, इसके पश्चिम में फ्लोरिडा है, इसके उत्तर में बरमूडा है, और इसे इसके दक्षिण में प्योरिटो रिको है। ये तीनों ही खास स्थान हैं जिनके बीच में बरमूडा ट्रायंगल की स्थिति है। यह एक त्रिभुज आकार का क्षेत्र है। अब बरमूडा ट्रायंगल है क्या, ये बताता हूं मैं आपको। बरमूडा ट्रायंगल समुद्र में फैला हुआ एक ऐसा क्षेत्र है जहां से गुजरने वाले यातायात के साधन दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं, चाहे वह छोटे हों या बड़े आकार के हों, जहाज हो या वायुयान हो, वे भी यहाँ दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। ऐसा क्यों, वैज्ञानिक लगातार इसकी जांच कर रहे हैं। पिछले 200 वर्षों में सैकड़ों जहाज और वायुयान इस क्षेत्र में दुर्घटनाग्रस्त हुए, जिनका अब तक कोई पता नहीं चला है। इनका मलबा या अवशेष तक अभी तक नहीं मिले। नाम से स्पष्ट है कि अटलांटिक महासागर में स्थित यह समुद्री भाग त्रिभुज के आकार का है। नाविकों और हवाई जहाज के पायलटों ने, जिन्होंने इसे त्रिभुज से होकर यात्रा की है, के अनुसार यहाँ पर कंपास जो सुई होती है, कंपास दूर संचार के माध्यम और अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स या तो काम करना बंद कर देते हैं या ठीक से काम नहीं करते, जिससे दिशा भ्रम की स्थिति का सामना करना पड़ता है। तो ये एक सबसे खास है। समुद्र का यह भाग यहाँ देखें, समुद्र का यह जो भाग है, इसे समुद्र के इस भाग को डेविल ट्रायंगल के नाम से भी जाना जाता है। समुद्र का यह भाग डेविल ट्रायंगल के नाम से भी विख्यात है। अब यहाँ मैं आपको एक बताता हूँ स्टोरी कि यहाँ क्या है बरमूडा ट्रायंगल। तो हमें ये याद रखना है, एग्जाम ओरिएंटेड से तो मैंने आपको बताया, लेकिन कुछ किंवदंतियां भी इस बरमूडा ट्रायंगल को लेके काफी प्रचलित है, वो मैं बताता हूँ। ऐसा बोला जाता है कि यहाँ लो ग्रेविटी जोन है, निम्न वायुदाब क्षेत्र होता है, जिसके कारण कोई भी वायुयान जो है इस क्षेत्र में जाता है और फंस जाता है और वो नहीं मिलता। इसलिए इसे ट्रेवल ट्रायंगल भी कहते हैं, है ना, राक्षसी त्रिभुज। तो कई सारी किंवदंतियां हैं इस बरमूडा ट्रायंगल के बारे में, हमारे वेदों में भी बताया गया है। इस बरमूडा ट्रायंगल की चर्चा हमें रामायण में भी मिलती है। इस बरमूडा ट्रायंगल की चर्चा हमें चीनी साहित्य में भी मिलती है। तो आगे मैं किसी दिन देखता हूँ बरमूडा ट्रायंगल के पूरे जो रहस्य हैं उन पे वीडियो आपको लाऊंगा, जो आप देखना। अभी हम पुनः ज्योग्राफी पे आते हैं। यहां देखें बरमूडा ट्रायंगल के बारे में, क्योंकि ये लिखने में आता है, क्योंकि इसे वैज्ञानिक आज भी पता नहीं कर पा रहे हैं। बरमूडा ट्रायंगल उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। इसके पश्चिमी छोर पर फ्लोरिडा है, ये देखें।
दक्षिणी पूर्वी कोने पर पोर्टोरिको है, ये देखें, और उत्तर पूर्वी कोने पर बरमूडा द्वीप स्थित है। कर्क रेखा जो है इसके बीच से होकर गुजरती है, यह भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले अटलांटिक महासागर की इस भाग की लोकेशन अनोखी है। बरमूडा ट्रायंगल से लगभग ठीक उत्तर में समुद्री घास का एक विशेष एरिया है जिसे सारगैसो सागर कहा जाता है, जिसे मैंने अभी आपको बताया। यह शांत समुद्री एरिया विशेष प्रकार के बड़े आकार के समुद्री घास के लिए जाना जाता है। 25 डिग्री से 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 55 डिग्री से 85 डिग्री पश्चिम देशांतर के मध्य ये बरमूडा ट्रायंगल फैला हुआ है। इस त्रिभुज का फ्लोरिडा से बहामस तक का क्षेत्र अत्यंत संवेदनशील है, क्योंकि अभी तक कहीं जितनी भी दुर्घटनाएं हुई हैं, अधिकांश दुर्घटनाएं जो हैं इसी फ्लोरिडा वाले क्षेत्र में हुई हैं। आगे हम देखते हैं उत्तरी अटलांटिक महासागर की जलधाराओं के बाद ग्रैंड बैंक जो मैंने बताया और डोंगर बैंक, क्योंकि ग्रैंड बैंक की मैंने आपको स्थिति बताई कहाँ है, जहां फॉग उत्पन्न हो रहा है, गल्फ स्ट्रीम और लेब्राडोर जलधाराएं जहां मिल रही हैं वो ग्रैंड बैंक है। और डोगर बैंक जो वो है वो क्योंकि यहाँ यूरोप में जो है डोगर बैंक है, यहाँ यह भी एक मत्स्य व्यापार का क्षेत्र है। तो आगे मैं आपको बताता हूं, ये देखें ग्रैंड बैंक की स्थिति, ये आ रही है लेब्राडोर करंट और ये आपकी जा रही गल्फ स्ट्रीम, जो दोनों जहां मिलते हैं न्यू फाउंडलैंड के किनारे पर वो ग्रैंड बैंक बनता है। ये देखिए न्यू फाउंडलैंड सिटी, तो नोवा स्कोटिया के पास, तो ये जो स्थिति है ये ग्रैंड बैंक की बनती है। ग्रैंड बैंक और डोगर बैंक उथले समुद्री क्षेत्र हैं जहां ठंडे और गर्म पानी की जलधाराएं मछलियों के लिए बढ़िया प्रजनन आधार बनाती हैं। ग्रैंड बैंक में कोल्ड लेब्राडोर और गर्म खाड़ी धाराएं मिलती हैं, जिसे गल्फ स्ट्रीम कहते हैं हम। उत्तरी सागर में डोगर बैंक एक उथली समुद्री जल क्षेत्र है जो पृथ्वी पर अवनमन के लिए पर्याप्त सूर्य के प्रकाश की तैयारी का आधार प्राप्त करता है। डोगर बैंक जो है उत्तरी सागर की स्थिति में, उत्तरी सागर में आपको बता देता हूं यूरोप में के उत्तर में उत्तरी सागर पड़ता है, इस क्षेत्र में जो है आपका डोगर बैंक स्थित है, डोंगर बैंक। तो ये दोनों ही महत्वपूर्ण है, दोनों ही एग्जाम में पूछे जाते हैं, ग्रैंड बैंक और डोंगर बैंक। आगे हम देखते हैं दक्षिणी अटलांटिक महासागर की जलधाराएं। जब दक्षिणी अटलांटिक महासागर की जलधाराएं पढ़ते हैं, यहां भी सेम प्रोसेस होगी। दक्षिण विषुवतीय जलधारा जो भूमध्य रेखा से उत्पन्न होती है, गर्म जलधारा होगी, क्योंकि क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज यहाँ जलधाराएं चलेंगी, तो यह दक्षिण अमेरिका के तट से टकराएगी। दक्षिण अमेरिका के तट से टकराएगी तो दक्षिणी अमेरिका के जिस देश के तट से टकराएगी उस देश के तट के नाम पर ही इस जलधारा का नाम हो जाएगा, और वह देश है ब्राजील। तो दक्षिण विषुवतीय जलधारा जब ध्रुवों की ओर बढ़ती है और यह अपने पश्चिम में मुड़ती है तो यह ब्राजील जलधारा कहलाती है, जो एक गर्म जलधारा। इसी ब्राजील जलधारा से अंटार्कटिका महासागर से आने वाली फॉकलैंड जलधारा मिलती है और यह एक ठंडी जलधारा है। जब ब्राजील जलधारा और फॉकलैंड जलधाराएं दोनों मिलती हैं तो फॉक उत्पन्न होता है और यहां भी ग्रैंड बैंक की स्थिति बनती है, और यह भी ब्राजील का एक मत्स्य उत्पादन या मत्स्य व्यापार का प्रसिद्ध क्षेत्र है। जब ब्राजील जलधारा और ठंडी फॉकलैंड जलधारा मिलती है तो इनकी दिशा पुनः परिवर्तित होती है और दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह के नाम से ये आगे बढ़ती है पश्चिम से पूर्व, और यह जलधारा ठंडी जलधारा होती है और दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह कहलाती है। दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह या ठंडी जलधारा पुनः अब भूमध्य रेखा की ओर मुड़ती है और अफ्रीका के तट से लगकर चलती है। जब अफ्रीका के तट से ये लग के चलेगी तो यह बेंगुला जलधारा कहलाएगी, क्योंकि बेंगुला तट से लग के ये चलती है। तो इस प्रकार हमने दक्षिण अटलांटिक महासागर की जलधाराएं देखी। तो ये प्रारंभ होती हैं दक्षिण विषुवतीय गर्म जलधारा से, पुनः दक्षिण अमेरिका के देश से ये ब्राजील के तट पर जाती हैं और यहाँ दक्षिण अमेरिका के नाम से, ब्राजील के नाम से जलधारा का नाम हो जाता है ब्राजील जलधारा। और फॉकलैंड जलधारा जो ध्रुव से आ रही है ठंडी जलधारा, जब ये इससे टकराती हैं तो फॉक का निर्माण होगा, ग्रैंड बैंक की फिर स्थिति बनेगी। पुनः ये जलधाराएं अपनी दिशा बदलेंगी और दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह कहलाएंगी, और दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह पुनः उत्तर दिशा में बढ़ेगा और अफ्रीका के तट से लगेगा, और अफ्रीका में भी किस तरफ, पश्चिमी अफ्रीका के तट से।
तो याद रखिए, क्योंकि बेंगुला जलधारा पश्चिमी अफ्रीका के तट से लग के जा रही है, तो अफ्रीका के जितने भी बड़े मरुस्थल होंगे ये पश्चिम अफ्रीका में ही रहेंगे, क्योंकि ठंडी जलधारा उसके तट से। तो बेंगुला जलधारा इन्हीं अफ्रीका से के तट से जाती है, बेंगुला, और ये जाकर पुनः दक्षिण विषुवतीय जलधारा से मिल जाती है और अपना सर्किल पूरा करती है। आगे हम देखते हैं अटलांटिक महासागर की सभी गर्म और ठंडी जलधाराओं को एक नजर में। तो यहां देखें अटलांटिक महासागर की जलधाराएं, ठंडी और गर्म जलधाराएं एक ही नजर में। तो पहले गर्म जलधाराएं हम देखें तो उत्तरी विषुवतीय जलधारा, उत्तर विषुवतीय की जलधारा, फ्लोरिडा जलधारा, एंटिलीज की जलधारा, गल्फ स्ट्रीम की जलधारा, उत्तरी अटलांटिक प्रवाह, ये खास है उत्तरी अटलांटिक प्रवाह, इसके अलावा जितने भी आप प्रवाह देखोगे सब ठंडे मिलेंगे, लेकिन उत्तरी अटलांटिक प्रवाह गर्म मिलेगा आपको। इरमिंजल जलधारा, रेनियल जलधारा और ब्राजील की जलधारा, ये सभी गर्म जलधाराएं। इन्हें याद करने का सबसे अच्छा तरीका है, जब आप वर्ल्ड मैप को देखते हैं तो वर्ल्ड मैप में तट पर स्थित जो जो देश हैं, जो जो तट हैं, उनके नाम से ही इन जलधाराओं के नाम है। जब आप उनकी स्थिति याद कर लोगे तो ये जलधाराएं चुटकियों में आपको याद हो जाएंगी। ठंडी जलधारा, तो ठंडी जलधारा में देखें लेब्राडोर की जलधारा, कनारिया की जलधारा या कनारी की जलधारा, दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह, बेंगुला की जलधारा और फॉकलैंड की जलधारा। तो ये हमने देखा बेंगुला की जलधारा, फॉकलैंड की जलधारा, दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह, ठीक है, लेब्राडोर की जलधारा, कनारी की जलधारा, ये सभी ठंडी जलधाराएं। नेक्स्ट आगे हम देखते हैं अटलांटिक महासागर की जलधाराओं के बाद प्रशांत महासागर। विश्व का सबसे गहरा, सबसे बड़ा जो महासागर है वह प्रशांत महासागर है। अब प्रशांत महासागर के बारे में हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम उत्तरी प्रशांत महासागर की जलधाराओं के बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ भी भूमध्य रेखा से जलधारा जब प्रारंभ होगी तो यह गर्म जलधारा होगी, जिसे हम उत्तर विषुवतीय जलधारा कहते हैं। जब उत्तर विषुवतीय जलधारा पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ेगी तो यह सबसे पहले हमारे जापान और एशिया के तटवर्ती क्षेत्रों से लगेगी और यह मुड़ जाएगी किस तरफ, ध्रुवों की ओर, क्योंकि गर्म जलधारा को ध्रुवों की ओर जाना है। जब यह जलधारा ध्रुवों की ओर मुड़ेगी तो यह क्यूरेशियो जलधारा कहलाएगी, क्यूरेशियो तट से लगकर। जब क्यूरेशियो जलधारा उत्तर की ओर आगे बढ़ेगी तो यह दो भागों में आगे बढ़ने की कोशिश करेगी, और एक होगी आपकी क्यूरेशियो जलधारा और एक आपकी जो जलधारा है आगे बढ़ के जो है सुसीमा जलधारा से मिलेगी। तो क्यूरेशियो जलधारा यहाँ आगे बढ़ेगी और जापान के तट से ये आगे बढ़ती हुई ओयोशियो जलधारा से मिलेगी। ये ओयोशी जलधारा कहां से आई है, तो आप जब ऊपर देखेंगे ध्रुवों से आती हुई ठंडी जलधारा आपको मैप में देखेंगी, एक क्यूराइल जलधारा आपको दिख रही है और दूसरी आपको ओयोशियो जलधारा दिख रही है। तो ओयोशियो जलधारा जो है और क्यूराइल जलधारा जो है, ये दोनों आंखें क्यूरोशियो जलधारा से मिलेंगी और यहां भी फॉग उत्पन्न करेंगी। जब यह फॉग उत्पन्न करेंगी तो यह भी मत्स्य प्रजनन का, मत्स्य उत्पादन का, मत्स्य व्यापार का एक बहुत ही समृद्ध क्षेत्र बनेगा। ये क्वेश्चन आता है कि क्यूरोशियो जलधारा गर्म है या ओयोशियो जलधारा गर्म। तो क्यूरोशियो जो है गर्म जलधारा है और ओयोशियो जलधारा जो है ठंडी जलधारा है, और ये दोनों ही मिलकर फॉग उत्पन्न करती हैं। इसके पश्चात ये गर्म जलधारा ओयोशियो सुसीमा जलधारा के रूप में जापान के तट से होकर निकलती है। इसके पश्चात आगे देखें, ये जो ठंडी जलधारा सुसीमा है, ये सुसीमा जलधारा भी आगे जाके क्यूरोशियो में ही मिलती है। इसके पश्चात जब ओयोशियो और क्यूरोशियो जलधाराएं मिल जाती हैं, पुनः इनकी दिशा बदलती है और ये उत्तरी प्रशांत जलधारा के नाम से विख्यात होती हैं। उत्तरी प्रशांत जलधारा से पुनः एक जलधारा निकलती है जो वर्तमान उत्तरी अमेरिका या यूएसओ के एक हिस्सा जो है, जो उसने रूस से खरीदा, अलास्का की ओर चली जाती है और यह जलधारा गर्म जलधारा यह कहलाती है अलास्का की जलधारा। तो हमें याद रखना है कि उत्तर विषुवतीय जलधारा गर्म जलधारा है, फिर क्यूरोशियो जलधारा ये ओयोशियो ठंडी जलधारा से मिलेगी, क्यूराइल जलधारा जो है
ये भी ठंडी जलधारा है। यहाँ पुनः जब ये आगे बढ़ेगी तो उत्तरी प्रशांत जलधारा कहलाएगी, और इसकी एक जलधारा अलास्का की तरफ निकलेगी, जिसे अलास्का की गर्म जलधारा कहेंगे। अब क्योंकि क्यूराइल जलधारा ओयोशियो जलधारा जो है क्यूरेशियो जलधारा से मिली है, तो आगे जाके उत्तरी प्रशांत महासागर जो प्रवाह है या उत्तरी प्रशांत जलधारा है, ये धीरे धीरे अपना तापमान खोने लगेगी और ठंडी हो जाएगी। ठंडी होने पे यह जलधारा पुनः भूमध्य रेखा की ओर बढ़ेगी और उत्तरी अमेरिका के कैलिफोर्निया के तट से होती हुई है भूमध्य रेखा की तरफ आएगी। तो यहाँ पे ये जो जलधारा है, ठंडी जलधारा, ये कहलाएगी कैलिफोर्निया की जलधारा, और कैलिफोर्निया के तट से आके ये पुनः उत्तर विषुवत जलधारा में मिल जाएगी। इस प्रकार उत्तरी प्रशांत महासागर की सभी जलधाराएं कंप्लीट होंगी। उत्तर विषुवत जलधारा, यूरोशियो जलधारा, ओयोशियो जलधारा, क्यूराइल जलधारा, उत्तरी प्रशांत प्रवाह और अलास्का जलधारा, कैलिफोर्निया की जलधारा। इसी प्रकार हम दक्षिण प्रशांत महासागर की जलधाराओं के बारे में डिस्कस करते हैं। तो यहां आप देखें दक्षिणी प्रशांत महासागर की जलधाराएं, तो पुनः हम देखते हैं क्योंकि दक्षिण विषुवत जलधारा चलेगी तो इसकी दिशा पुनः कौन सी होगी, एंटी क्लॉकवाइज। दक्षिणी विषुवत जलधारा ध्रुवों की ओर चलती है। ध्रुवों की ओर जब यह जलधारा चलती है तो यह ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट से होके जाती है, पूर्वी तट से होके जाती है, और यहाँ पे ये पूर्वी तट पर काफी वर्षा जैव विविधता उत्पन्न करती है, तो पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा कहलाती है। तो दक्षिण विषुवत जलधारा जब आगे बढ़ती है तो पूर्वी ऑस्ट्रेलिया जलधारा कहलाती है। पूर्वी ऑस्ट्रेलिया जलधारा से ध्रुवों की ओर से आती हुई अंटार्कटिकल जलधारा मिलती है, और पुनः इन दोनों जलधाराओं की दिशा बदलती है, और यह दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह कहलाती है। दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह कहलाती हैं, और दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह या इसे हम दक्षिण प्रशांत प्रवाह भी कह सकते हैं, दक्षिणी प्रशांत प्रवाह भी कहलाती है। यह दक्षिणी प्रशांत प्रवाह जो है ठंडी जल राशि होती है, क्योंकि यह अंटार्कटिका जलधारा से मिल जाती है। दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह आगे बढ़ती है पुनः, और यह दक्षिण अमेरिका के हम्बोल्ट तट से टकराती है, और यहाँ हम्बोल्ट जलधारा कहलाती है। यह हम्बोल्ट ठंडी जलधारा आगे बढ़ती है और पेरू के तट से टकराती है और पेरू जलधारा कहलाती है। यही पेरू जलधारा आगे जाके अल्नीनो जलधारा भी कहलाती है। यही अल्नीनो जलधारा है या लानीनो जलधारा का काम करती है, ठीक है। यही अल्नीनो या लानीनो की स्थिति उत्पन्न करती है। इस प्रकार हमने देखा कि दक्षिणी प्रशांत महासागर की जलधाराएं कौन कौन सी हैं। तो गर्म जलधारा में दक्षिण विषुवत जलधारा आगे जा रही है, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट से लग रही है। पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा अंटार्कटिका जलधारा से ये टकरा रही है, तो दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह का निर्माण कर रही है। पुनः ये ठंडी जलधारा हम्बोल्ट के तट से टकरा रही है, हम्बोल्ट जलधारा, और आगे पेरू की जलधारा। यहां भी आप देखें ठंडी जलधाराओं का जो डायरेक्शन है ध्रुवों से भूमध्य रेखा की तरफ है, और गर्म जलधाराओं का डायरेक्शन जो है भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ है, और ठंडी जलधाराओं का डायरेक्शन ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर है। यहाँ एक चीज और आपको याद रखनी है कि ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट से जो धारा जा रही है, ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट से जो धारा टच होकर जा रही है वो धारा कैसी है, और पूर्वी तट से जो धारा लग के जा रही है वो कैसी है। तो आप देखें ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट से जो धारा लगकर जा रही थी वो धारा आपकी जो है, यहां देखें, ये देखें, ये ठंडी जलधारा है। ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट से लग के जो जा रही है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया से ठंडी जलधारा है। वहीं ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट से जो धारा लगकर जा रही है वो गर्म जलधारा है। यहाँ कंफ्यूज होते हैं बच्चे, इसलिए याद रखना ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट पे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम में याद रखना मरुस्थल है, तो मरुस्थल रहते हैं ठंडी जलधारा के किनारे। तो ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट से जो जलधारा निकल के जा रही है वो ठंडी जलधारा है, और ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर वर्षा होती है तो पूर्व की तट पर कौन सी होगी, गर्म जलधारा। तो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर पूर्वी ऑस्ट्रेलिया जलधारा है जो गर्म जलधारा है। इस प्रकार हमने उत्तरी हिंद महासागर, दक्षिणी हिंद महासागर, उत्तरी अटलांटिक महासागर,
दक्षिणी अटलांटिक महासागर, उत्तरी प्रशांत महासागर, दक्षिणी प्रशांत महासागर की सभी जलधाराओं का गहनता से अध्ययन किया। अब यहाँ हम वन लाइनर फैक्ट पे देखते हैं कि दक्षिणी प्रशांत महासागर की जलधारा। तो गर्म जलधारा में आप देखें तो क्यूरोशियो की जलधारा जो जापान से हो रही है, सुसीमा की जलधारा गर्म जलधारा है, बिल्कुल ये मैंने आपको बताया, सुसीमा की जलधारा, क्यूरोशियो की सुसीमा की जलधारा। इसके पश्चात अलास्का की जलधारा, ये भी गर्म जलधारा है। प्रशांत सागर, प्रशांत महासागर की जलधारा, तो यहाँ प्रशांत महासागर की जलधारा से मतलब हमारा उत्तरी प्रशांत प्रभा से है। तो उत्तरी प्रशांत प्रभा की जलधारा, ये भी गर्म जलधारा है। पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा गर्म जलधारा है। तो ये हो गई आपकी गर्म जलधाराएं। वहीं ठंडी जलधाराओं को आप जब देखेंगे तो अंटार्कटिका की जलधारा, ओयोशियो की जलधारा, क्यूराइल की जलधारा, पेरू या हम्बोल्ट की जलधाराएं, तो ये सभी जलधाराएं ठंडी जलधाराएं। तो हमें कई बार इन जलधाराओं को याद करने में बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, बहुत समस्या होती है। तो इसके लिए मैं एक ट्रिक भी लेके आया हूं जो नॉर्मल सभी यूज करते हैं ठंडी जलधाराओं को याद करने के लिए। तो आज हम वो और डिस्कस करेंगे ताकि आप ठंडी जलधारा याद रख सकें और जो रिमाइंस बचेंगी वो सभी गर्म जलधारा। चलिए डिस्कस करते हैं उस ट्रिक का। तो ठंडी जलधारा में हम देखें तो ट्रिक है, हम बोले ग्रीन बगुला, बगला होता है ना सफेद, हम बोले ग्रीन बगुला क्यों केला फेंक रहा है। हम बोले ग्रीन बगुला क्यों केला फेंक रहा है। तो एक्सप्लेनेशन करते हैं। हमसे हो गया हम्बोल्ट की धारा, ये ठंडी जलधारा है। हम बोले, वो से हो गया हम्बोल्ट की जलधारा, हम्बो से। बोले में ले से हो गया लेब्राडोर की जलधारा। ग्रीन, ग्रीन से हो गया ग्रीनलैंड की जलधारा जो मैंने बताया था आपको। ग्रीनलैंड के बाद बगुला, बगुला से हो गया वेनेजुएला की जलधारा। क्यों से हो गया क्यूराइल की जलधारा। केला से हो गया कैलिफोर्निया की जलधारा। फेंका, फेंक में एफ ए के लिखेंगे हम फेंक की जगह, तो फा से हो गया फॉकलैंड की जलधारा। आ से हो गया आखोस्टक की जलधारा जो यहाँ पे क्यूराइल की जलधारा, जो आपने क्यूरोशियो की जलधारा देखी और ओयोशियो की जलधारा देखी, जो आपने क्यूरोशियो की जलधारा देखी, ओयोशियो की जलधारा देखी, यहीं से आपकी हम्बोल्ट की जलधारा भी आती है, आखोस्टक की जलधारा आती है। तो यहाँ आप देखें फॉकलैंड की जलधारा, फा से, ए से आखोस्टक की जलधारा और के से कनारी की जलधारा। तो जब आप ये ठंडी जलधाराएं याद रखेंगे तो गर्म जलधाराएं अपने आप आपको याद होंगी। तो आपको ट्रिक याद रखना है बस, हम बोले ग्रीन बगला क्यों केला फेंक रहा है। हमसे हो गया हम्बोल्ट की धारा, ले से हो गया लेब्राडोर की धारा, ग्रीन से ग्रीनलैंड की धारा, वेंगुला से वेंगुला की धारा, क्यों से क्यूराइल की धारा, केला से कैलिफोर्निया की धारा, एफ से फॉकलैंड की धारा, ए से आखोस्टक की धारा, के से कनारी की धारा। यहाँ मैंने आपको सभी जलधाराओं के मैप भी लगा दिए हैं। तो आप इस मैप को बढ़िया जब ट्रिक याद करेंगे तो इस वीडियो को चालू करें और ट्रिक पर कैसे आप वर्क करेंगे। तो जब भी आप वीडियो चालू करेंगे पहले तो आपको पूरा वीडियो देखना ही देखना है क्योंकि डिटेल है। उसके बाद जब आप ट्रिक पे आएंगे तो ट्रिक के साइड में मैंने जो मैप लगा के रखा है, इसमें मैंने सारगैसो सागर है, ग्रैंड बैंक की पोजीशंस हैं, इसके बाद आपकी आखोस्टक की धारा है जापान के पास से जो आती है ठंडी जलधारा, और ओयोशियो के साथ आती है और क्यूरोशियो में मिलती है। इसके बाद बाकी सभी जलधाराओं की पोजीशन आपको मिलेगी। तो जब भी ट्रिक याद करें इनकी पोजीशन के साथ करें। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो के साथ हम फिर मिलते हैं। स्टडी विद आलोक व्यास सर, पिपरिया वाले। थैंक यू।